क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम स्टीम पावर प्लांट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टीम पावर प्लांट में सबसे पहले आपको दिखेगा बॉयलर। बॉयलर का क्या काम होगा, बॉयलर यहां पे आप फ्यूल को बर्न करवाने के बाद आप हीट ऐड करवाओगे बॉयलर के अंदर। और क्वेश्चन एग्जाम में आता है बॉयलर कौन से प्रोसेस पे वर्क करता है, तो आपको बताना है यहां पे कांस्टेंट प्रेशर की हीट एडिशन होगी। ध्यान में रखिए, कांस्टेंट प्रेशर की हीट एडिशन एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है ये। बॉयलर के जस्ट एग्जिट पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा सुपर हीट स्टीम। सुपर हीट स्टीम क्या होती है, जब आपका लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तब वहां पे बॉइलिंग पॉइंट आता है, जब आपका लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही बॉईल करना स्टार्ट करेगा, बॉईल करने के बाद वो स्टीम की फॉर्म में आएगा। अब स्टीम को अगर आप और ज्यादा हीटअप कर देते हो तब आपके पास आता है सुपर हीट स्टीम। सुपर हीट स्टीम कहां एंटर करेगी, टरबाइन के अंदर एंटर करेगी। टरबाइन के अंदर एंटर करने के बाद टरबाइन में कौन सा प्रोसेस होता है, यहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट का प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक इन नेचर। टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन में जैसे ही स्टीम स्ट्राइक करेगी, आपको पता है टरबाइन में फैंस होंगे, टरबाइन के ब्लेड्स पे जैसे ही स्टीम स्ट्राइक करेगी तो ये रोटेट करेगा। जैसे ये रोटेट करेगा तो आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी, और शाफ्ट रोटेट करने के बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर अपना काम करेगा और यहां पे आपको वोल्टेज मिलेगी। अब टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाने के बाद स्टीम टरबाइन से बाहर निकलेगी। और ध्यान में रखिएगा, टरबाइन से जब बाहर स्टीम निकलेगी तो यहां पे आपके पास कुछ अमाउंट की स्टीम भी होगी और कुछ अमाउंट का लिक्विड भी होगा, क्योंकि यहां पे अगर इंथैल्पी H1 है, यहां पे इंथैल्पी H2 है, तो इंथैल्पी H2 बहुत कम है एज कंपेयर टू H1। तो इट मींस ये भी जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये भी टरबाइन का एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि टरबाइन के आउटपुट पे आपको क्या मिलता है। टरबाइन के पे आउटपुट पे आपको स्टीम और लिक्विड दोनों ही मिलते हैं। डीआरडीओ टेक्निकल असिस्टेंट में एक और क्वेश्चन था, टरबाइन के एग्जिट में आपको क्या मिलेगा, तो वहां पे जो ऑप्शन था वो है आपका वेट स्टीम। तो वेट स्टीम क्या होती है, वेट स्टीम आपकी जो ड्राई सैचुरेटेड पॉइंट है स्टीम का, उससे पहले वेट स्टीम मिलेगी। वेट स्टीम का मतलब ये है कि जिसमें कुछ लिक्विड कंटेंट्स भी है और स्टीम कंटेंट भी है। क्लियर। अब टरबाइन से निकलने के बाद एंटर करेगी कंडेंसर के अंदर। अब कंडेंसर का क्या काम है, कंडेंसर का काम यह है कि इस पॉइंट पे जो स्टीम और लिक्विड आपके पास है, यहां से स्टीम की हीट को बाहर निकाल दीजिए। क्यों बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंडेंसर के आउटपुट में हमें कंप्लीटली लिक्विड मिले, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। क्यों चाहते हैं हम कंडेंसर के एंड में क्यों चाहते हैं कि लिक्विड आए, क्योंकि हमें पता है इसके आगे लगा है पंप। हमें पता है पंप क्या पंप करेगा, पंप कभी भी गैस को पंप नहीं कर सकता, वो हमेशा लिक्विड को ही पंप करेगा। अगर यहां पे किसी भी फॉर्म में स्टीम आ गई, वेपर आ गए, तो पंप एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, पंप की एंट्री में क्या हो, लिक्विड हो। और लिक्विड कैसे आएगा, जब हम स्टीम में से हीट बाहर निकाल देंगे, किसकी हेल्प से, कंडेंसर की हेल्प से। तो कंडेंसर की हेल्प से स्टीम से हीट को बाहर निकाला और वो लिक्विड की फॉर्म में कंप्लीटली चेंज हो गई। तो यहां पे आपको लिक्विड की फॉर्म में जो आपका वर्किंग फ्लूइड है वो मिलेगा और यहां से पंप कर दिया जाएगा दोबारा बॉयलर के अंदर। तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट मिले, बॉयलर मिला, टरबाइन मिला, कंडेंसर मिला एंड पंप मिला। तो आपके पास आंसर होगा ये चारों। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंकाइन साइकिल कंप्राइजेस ऑफ। यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा कि यहाँ पे होता है प्रेशर कांस्टेंट, टरबाइन में होता है एंट्रोपी और इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक इन नेचर। क्लियर। और पंप भी होता है आइसेंट्रोपिक इन नेचर और कंडेंसर होता है प्रेशर कांस्टेंट। ध्यान में रखिए सिर्फ चार ही हैं। प्रेशर कांस्टेंट किस किस में होगा, बॉयलर में होगा और दूसरा कंडेंसर में होगा। अगर मैं बोलूं आइसेंट्रोपिक इन नेचर कौन कौन से होंगे, टरबाइन होगा और पंप होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्लियर। अब इन प्रोसेस को एक बार ग्राफ में भी देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं भी देखे हैं कोई बात नहीं,
आपको मैं अभी एक बात समझा देता हूं कि टीएस डायग्राम पे अगर आपको कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर पूछे प्रेशर कांस्टेंट की लाइन बनाइए, तो आप प्रेशर कांस्टेंट की लाइन बनाओगे कुछ ऐसी। इसको बोलते हैं प्रेशर कांस्टेंट की लाइन। अब ये प्रेशर कांस्टेंट की लाइन किस प्रेशर के बना रहे हो? सपोज यहाँ पे 5 बार की ये प्रेशर कांस्टेंट की लाइन बना दी। अब मैं आपको बोलूं नहीं 2 बार की प्रेशर कांस्टेंट की लाइन बनाओ, तो आप इसके नीचे बना दोगे, तो आप इसके नीचे बना दोगे। तो यहां पे सुपर हीट स्टीम जो बॉयलर के बाद, ध्यान में रखिएगा, यहां पे बॉयलर के बाद इस पॉइंट पे आपको सुपर हीट स्टीम मिलती है। तो सुपर हीट स्टीम कहां पे मिलेगी? देखिए स्टीम बननी स्टार्ट होती है यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पे होता है कंप्लीटली लिक्विड। कंप्लीटली लिक्विड के बाद जैसे आप हीट ऐड करते हो तो यहां पे आता है लेटेंट हीट। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है जब आप हीट को ऐड करते रहते हो उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे आपका फेस चेंज होता है, आपका लिक्विड स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहां पे फेस चेंज के लिए लेटेंट हीट बहुत जरूरी है। एग्जाम का क्वेश्चन है, देखिए हर एक पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं हर एक क्वेश्चन के साथ आपके 10 क्वेश्चन और कवर हो जाए। इट मीन्स अगर 20 क्वेश्चन हम करते हैं तो कम से कम हम 150-200 क्वेश्चन को टच कर पाए। क्लियर? तो यहां पे ध्यान में रखिए लेटेंट हीट को जैसे ही आप ऐड करोगे फेस चेंज होगा। फेस चेंज होने का मतलब क्या है? यहां पे आपके पास है कंप्लीटली वाटर। जैसे इसमें हीट ऐड करोगे ये बन जाएंगे वेपर। तो यहां पे बन गई स्टीम। बट स्टीम को मैं अगर आपको बोलूं और ज्यादा हीट अप करो तो आप पहुंचा दोगे यहां तक। यहां से गाड़ी स्टार्ट हुई आपकी, इधर की तरफ को चली और ये चलती चली गई, यहां पे बन गई स्टीम। स्टीम को और हीट किया, अब ऊपर की तरफ को जाएगी। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सुपर हीट स्टीम। ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, एसएससी जेईई का ही क्वेश्चन है कि जब आप टीएस डायग्राम में प्रेशर कांस्टेंट की लाइन बनाते हो तो यहां से लेकर यहां तक की लाइन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लेटेंट हीट की लाइन। क्यों बोला जाता है लेटेंट हीट की लाइन? क्योंकि यहां पे जब हीट ऐड होती है उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखिए यहां पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है पूरी की पूरी लाइन में, तो आप हीट तो ऐड कर रहे हो बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यह है लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट को क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपको फेस चेंज करवाना है। अब यहां से जैसे ही आप ऊपर की तरफ को जाओगे इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखो यहां पे सेंस कर पा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखा पा रहे हो, तो आप सेंस कर पा रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। अब यहां पे सपोज सुपर हीट स्टीम थी, यहां से टरबाइन का वर्क आपने बाहर निकाला, क्योंकि टरबाइन के अंदर जब स्टीम गई और स्टीम बाहर आई तो यहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा, यहां पे प्रेशर तो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? अब ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर ये P1 है और ये P2 है, P2 बहुत कम होता है एज कंपेयर टू P1। वाई? बिकॉज टरबाइन में होती है एक्सपेंशन। ध्यान में रखिएगा, टरबाइन में होती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किसका ऑपोजिट है? कंप्रेशन का। कंप्रेशन किस में होता है? कंप्रेसर में। टरबाइन में क्या होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रेशर को रिलीज करना। तो प्रेशर को रिलीज करना, अगर यहां पे 5 बार का प्रेशर की लाइन ये वाली है जो आपको 2 से 3 दिख रही है और ये 3 बार की प्रेशर है, तो आपको 3 से 4 की तरफ आना है, बिल्कुल स्ट्रेट आना है। क्यों? क्योंकि यहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। क्यों एंट्रोपी कांस्टेंट होती है? क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। अब टरबाइन के आउटलेट में आप पहुंच गए, अब काम शुरू होता है कंडेंसर का। कंडेंसर ने यहां से हीट बाहर निकाली प्रेशर कांस्टेंट पे, तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब इसी लाइन पे रहेगा वो। और जैसे ही यहां पे पहुंचेंगे, अब ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि कंडेंसर के आउटपुट में आपको क्या मिलता है, तो आप बोलोगे इसके आउटपुट में हमें मिलता है सैचुरेटेड लिक्विड। क्लियर? इसके आउटपुट में मिलता है सैचुरेटेड लिक्विड। अब उसके बाद पंप क्या करेगा? पंप में आप वर्क दोगे और पंप क्या करेगा? वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में दोबारा पहुंचा देगा। और जैसे ही बॉयलर में सेकंड पॉइंट पे पहुंचा तो सबसे पहले क्या होगा? सेंसिबल हीटिंग होगी। ये सेंसिबल हीटिंग हुई यहां से लेकर यहां तक। क्यों सेंसिबल हीटिंग हुई? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको। उसके बाद कौन सी हीटिंग हुई? लेटेंट हीट हुई। लेटेंट हीट से कहां पहुंचे? आप पहुंच गए स्टीम। स्टीम आपकी तैयार हो गई। अब स्टीम को और ज्यादा सुपर हीट किया तो आप पहुंच गए तीसरे पॉइंट पे। आई थिंक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है ये चीज। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What kind of process does a steam power plant undergoes? बहुत इजी बात है। अगर बॉयलर के अंदर आपका पानी था और वो पानी स्टीम की फॉर्म में बन गया, यहाँ पे सुपर हीट की फॉर्म में बन गया, उसके बाद यहाँ से
स्टीम और लिक्विड दोनों निकले और इस पॉइंट पे, कंडेंसर के इस पॉइंट पे आपके पास कंप्लीटली लिक्विड मिला और वही लिक्विड वापस अंदर डाल दिया। तो हुआ क्या एक्चुअल में, आपने एक साइक्लिक प्रोसेस किया। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस होता है आपके पास स्टीम पावर प्लांट में। आंसर होगा बी। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि वाटर दैट इज फेड बैक टू द बॉयलर बाय द पंप इज कोल्ड। कहने का मतलब यह है कि जो आपका, अब मैं यहां पे थोड़ा सा इसको रफ करता हूं ताकि क्लियर दिखा पाऊं आपको। यहां पे जो पंप बॉयलर के अंदर, यहां से पंप से बॉयलर के अंदर आपका वाटर गया, इसको बोलते हैं फीड वाटर। क्या बोलते हैं? फीड वाटर। अब यहां पे क्या हुआ कि जो आपके पास वाटर जो वापिस भेजा गया है बॉयलर के अंदर पंप के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंडेंसेट। क्यों बोलते हैं कंडेंसेट? मैं आपको दिखाता हूं। कंडेंसेट इसलिए बोलते हैं, देखिए अभी हमने एक प्रेशर कांस्टेंट की लाइन देखी थी, ऐसी बहुत सी प्रेशर कांस्टेंट की लाइन हो सकती है एक टीएस डायग्राम पे, हो सकती है, ऑब्वियस बात है। अगर ये 5 बार की है, ये 3 बार की है, ये 2 बार की है, ऐसे 1 बार की भी होगी। अगर आप इसके बीच में रखना चाहते हो तो 1.5 बार की भी होगी। तो इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं। तो यहां पे क्या किया इन्होंने, बहुत सी लाइंस के बीच में ग्राफ बनाया है। क्लियर? अब बात ध्यान में रखना, 3 से लेकर 4 तक यहां पे आपने टरबाइन से वर्क बाहर निकाल लिया और 4 से लेकर 1 तक कंडेंसर ने उसको कंप्लीटली पानी बना दिया। अब क्या हुआ, कंप्लीटली पानी बनाने के बाद जब पंप ने यहां से इस प्रेशर से उठा के इसके ऊपर के प्रेशर पे रखा, तब यहां पे कंसेप्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? ध्यान से देखना। अगर आपको प्रेशर राइज करना है तो आपके पास 2 चीजें हैं, एक है कंप्रेसर और एक है पंप। अगर आप गैस का प्रेशर राइज करना चाहते हो तो आप यूज करोगे कंप्रेसर, और अगर आप किसी लिक्विड का प्रेशर राइज करना चाहते हो तो यूज करोगे पंप। क्लियर? और पंप की एक लिमिटेशन है। पंप की लिमिटेशन ये है कि ये कभी गैस की फॉर्म को कंप्रेस नहीं कर सकता, इसको लिक्विड ही चाहिए। तो जो लिक्विड हम यहां पे बनाते हैं इसको बोलते हैं कंडेंसेट। क्या बोलते हैं? कंडेंसेट। क्यों? क्योंकि कंडेंसर ने यहां पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको पहुंचाया है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं कंडेंसेट। क्लियर? आप पढ़ भी सकते हो इसके नीचे, यहां पे देखिए, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ स्टीम पावर प्लांट इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने एक आंसर दिया कि हमारा स्टीम पावर प्लांट होता है साइक्लिक इन नेचर। और साइक्लिक इन नेचर क्या होता है? जिस पॉइंट से आप चले पूरे साइकिल में गए, उसके बाद वापस उसी पॉइंट पे आ गए। अच्छा, अब एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी होती क्या है? इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अगर ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, देन प्रॉपर्टी, मैंने आपको बहुत पहले थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में एक बात समझाई थी कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होती है पॉइंट फंक्शन, और पॉइंट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में होता है 0। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो आपके पास प्रॉपर्टीज थी, आप कहीं भी घूम के आ जाओ, कहीं भी घूम के आ जाओ, वापस इसी पॉइंट पे आओगे, तो फाइनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल पॉइंट भी वही है। तो जब माइनस करोगे आंसर आएगा 0। तो इट मीन्स इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा आपका इस टाइम पे। नेक्स्ट देखिए, एनालिटिकल पर्पस के लिए रैंकाइन साइकिल को क्या एज्यूम किया जाता है? ध्यान से देखिए, रैंकाइन साइकिल को जब मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ाया तब मैंने आपको बताया कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज करना है। क्यों बोला स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज करना है? क्योंकि हमें कभी भी साइक्लिक प्रोसेस और कभी भी रैंकाइन साइकिल को एज्यूम करना है तो सबसे पहली बात स्टडी फ्लो ऑपरेशन मान के चलना है। क्योंकि बहुत अच्छी बात है एक स्टडी फ्लो में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप कभी भी अगर स्टडी फ्लो को एज्यूम करते हो तो इट मीन्स प्रॉपर्टी फ्लूइड की चेंज नहीं कर रही, प्रॉपर्टी फ्लूइड की चेंज नहीं कर रही। अगर आपको किसी इंसान को भी समझना है तो आपको थोड़ी देर के लिए उसको अपने पास बिठाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, स्टिल पोजीशन पे रहना पड़ेगा, तब आप उसको समझ पाओगे। वैसे ही जब हम रैंकाइन साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं तो अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जगह जगह चेंज होती चले जाए तब हम क्या रिजल्ट निकालेंगे? उस टाइम पे हम कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो हम सबसे पहले एनालिसिस क्या ले लेते हैं कि रैंकाइन साइकिल में जो हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो स्टडी नेचर का है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रही, इसीलिए हम स्टडी फ्लो ऑपरेशंस को यूज करते हैं। क्लियर बिल्कुल यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं मैं। विच ऑफ दीज फैक्टर डोंट
कॉज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ऑफ रैंकाइन साइकिल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पे बोला गया है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी कौन कॉज नहीं करती। देखिए, अगर मैं आपसे थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात करूं, थ्रोटलिंग प्रोसेस ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस की आप 4 बातें याद रख लो मेरे कहने पे। 4 बातें क्या याद रखनी है? इन चारों बातों में से कोई एक बात आपको एग्जाम में जरूर मिलेगी। पहली थ्रोटलिंग की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? थ्रोटलिंग के इनलेट में और थ्रोटलिंग के आउटलेट में इंथैल्पी सेम रहती है। तो मैं इसको बोल सकता हूं, इंथैल्पी कभी भी चेंज नहीं करती एक थ्रोटलिंग प्रोसेस में। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि वर्क डन हमेशा 0 होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस में, कोई वर्क डन नहीं लगता। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये एडियाबैटिक इन नेचर होता है। और फोर्थ चीज ये बात याद रखनी है कि ये बहुत ही ज्यादा इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो ये 4 चीजें थर्मोडायनेमिक्स में थ्रोटलिंग की आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा थ्रोटलिंग को लेकर। क्लियर? यहाँ पे आपको जो मैं 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, चाहे फ्लूइड डायनेमिक्स के मोहित सर करवाएंगे या टॉम के राहुल सर करवाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, आपको एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। क्लियर? तो हम डायरेक्टली आंसर नहीं देखेंगे, हम हर एक ऑप्शन को उठाएंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। 2020 सीरीज हमने रखी ही इसीलिए है कि जिस स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से मेहनत की है वो हमारी इस 2020 सीरीज को देखता रहे, उसको कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर होते रहे। क्लियर? और जहां भी आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट आता है, डायरेक्टली फोन नंबर उठाइए हमारा और हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको 24 आवर के अंदर अंदर आंसर आपको वापस मिल जाएगा। क्लियर? अब यहां पे देखिए, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस आपके पास आ गया। थ्रोटलिंग प्रोसेस समझ में आ गया कि ये तो कंप्लीटली इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। अब मिक्सिंग में यहां से एक फ्लूइड आया, यहां से एक फ्लूइड आया। जैसे ये दोनों फ्लूइड मिलेंगे और आगे जाएंगे तो यहां पे बहुत ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी होती है। कभी भी 2 फ्लूइड मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो इसमें भी इरिवर्सिबिलिटी हो गई। फ्लूइड फ्रिक्शन की बात की जाए तो आपको पता है, अगर फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया, इट मीन्स आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, और प्रैक्टिकल बात का मतलब होता है इरिवर्सिबल। क्लियर? और थ्योरेटिकल बात का क्या मतलब होता है? रिवर्सिबल। बट यहां पे आता है डी, फ्लूइड फ्लो। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि फ्लूइड जब फ्लो करता है रैंकाइन साइकिल के अंदर, हम खुद मान के चलते हैं वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के साथ काम कर रहा है, वो स्टडी फ्लो में है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रही। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी चीज है इन चारों में से जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी नहीं देती? कौन नहीं देती? फ्लूइड फ्लो। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैंकाइन साइकिल, वाटर इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड लिक्विड। यहां पे आपका जो वाटर है वो सैचुरेटेड लिक्विड में कहां पे चेंज करता है? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपने बॉयलर देखा ना, बॉयलर, ये बॉयलर देखा, इसका इनलेट किसके साथ जुड़ा था? पंप के साथ जुड़ा था। और इसका आउटलेट किसके साथ जुड़ा था? टरबाइन के साथ जुड़ा था। और टरबाइन का आउटलेट किसके साथ जुड़ा था? कंडेंसर के साथ जुड़ा था। बस ये हमारा रैंकाइन साइकिल है। बट एक बात ध्यान में रखना, क्या कि अगर ये आपका बॉयलर है, बॉयलर को अगर हम लेंस लगा के इसके अंदर देखें कि बॉयलर दिखता कैसा है, तो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे साथ देखो। बॉयलर के सबसे ऊपर होता है सुपर हीटर, उसके नीचे होता है इवेपोरेटर, उसके नीचे होता है इकोनोमाइजर। ठीक है? यहां पे होगा इकोनोमाइजर। ये क्या चीज होगी? इवेपोरेटर। ये क्या चीज होगी? सुपर हीटर। अब हुआ क्या? हमने पहले ये तो पढ़ लिया कि बॉयलर के बाहर जैसे ही स्टीम निकलेगी वो निकलेगी सुपर हीट स्टीम, वो तो बात ठीक है। बट बॉयलर के अंदर क्या हो रहा है? देखो, अगर मैं टीएस डायग्राम ये बनाऊं और पंप ने यहां पे लाके छोड़ दिया पानी को, क्लियर, तो सबसे पहले पानी यहां से हीटअप होना स्टार्ट होगा, यहां तक जाएगा। क्यों? ये पॉइंट कौन सा होता है? ये होता है सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा होता है? ये होता है सैचुरेटेड स्टीम पॉइंट। बहुत सिंपल है। अब इवेपोरेटर और सुपर हीटर और इकोनोमाइजर का काम देखो। इकोनोमाइजर क्या करता है? यहां से हीटअप करना स्टार्ट करेगा, यहां तक लेके जाएगा। ये काम है इकोनोमाइजर का।
इवेपोरेटर का क्या काम है, इवेपोरेटर यहां से स्टार्ट करेगा, यहां तक लेके जाएगा। सुपर हीटर का क्या काम है, सुपर हीटर यहां से स्टार्ट करेगा और ऊपर लेके जाएगा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, और सबसे पहली बात, पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि कभी भी टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखे, देखो ये टीएस डायग्राम के अंदर ही होगा, ये टीएस डायग्राम के अंदर होगा। तो मैंने आपको बोला कभी भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखे तो उसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं इकोनोमाइजर क्या करता है, तो आप बोलोगे सर सेंसिबली हीट करता है, सेंसिबली हीट करता है, यहां से लेकर यहां तक पहुंचाता है। इवेपोरेटर क्या काम करता है, इवेपोरेटर सर फेस चेंज करता है और लेटेंट हीट के साथ काम करता है, क्योंकि फेस चेंज होता है, यहाँ पे लिक्विड है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो क्या दिखेगा मेरे को, यहाँ पे कम से कम 20% की मेरे को स्टीम दिखेगी, बाकी सारा पानी दिखेगा। यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो मेरे को 80% की स्टीम दिखेगी, 20% पानी दिखेगा। यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो मेरे को 100% स्टीम दिखेगी। अब पानी से भाप बनी, वेपर बना, गैस बनी, तो ये होती है फेस चेंज। तो फेस चेंज किस में होता है, इवेपोरेटर में होता है। इवेपोरेटर कौन सी हीट यूज करता है, लेटेंट हीट यूज करता है। इकोनोमाइजर कौन सी हीट यूज करता है, वो सेंसिबल हीट यूज करता है। सुपर हीट क्या करता है, वो और ज्यादा स्टीम को सुपर हीट कर देगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि वाटर इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड ये पॉइंट होता है, वाटर यहाँ पे है, तो ये काम कौन कर रहा है, ये वाला काम, ये काम कर रहा है इकोनोमाइजर। तो आंसर क्या आएगा इसका, इकोनोमाइजर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनोमाइजर को आप यहां से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो, मैंने यहां पे डिटेल में लिखा है, आप इसको समझ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखो, फेस चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर टेक प्लेस इज, अब यहां पे और ज्यादा इजी है, अभी मैंने बताया आपको। ये काम कौन करता है, इकोनोमाइजर। ये काम कौन करता है, इवेपोरेटर। ये काम कौन करता है, सुपर हीटर। तो देखो फेस चेंज, ये फेस चेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आंसर क्या आएगा इसका, इवेपोरेटर। अभी हमने डिटेल में समझा इसको। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टीम रेट। स्टीम रेट क्या होता है, बहुत इजी है। देखिए स्टीम रेट का मतलब ये है कि अगर मैं आपको स्टीम रेट की बात करूं, यहाँ पे स्टीम रेट इज रेसिप्रोकल ऑफ पूछा है। 2016 का क्वेश्चन है एसएससी जेई का कि स्टीम रेट क्या होती है, एफिशिएंसी दिखाती है पावर प्लांट की या कैपेसिटी दिखाती है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है स्टीम रेट का। आपने ध्यान में रखना है कि जो स्टीम रेट है, स्टीम रेट, ये आपको हमेशा कैपेसिटी दिखाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, अगर कोई पूछे फिर एफिशिएंसी कौन दिखाएगा, आपने बोलना है हीट रेट। इसके साथ ही कवर कर लेते हैं हीट रेट। हीट रेट हमेशा एफिशिएंसी दिखाता है पावर प्लांट की, स्टीम रेट हमेशा कैपेसिटी दिखाता है पावर प्लांट की। अब स्टीम रेट होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं। स्टीम रेट होता है मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम डिवाइड बाय डब्ल्यू नेट। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना, फॉर्मूले की टर्म में नहीं पढ़ना, आप इसको देखो मेरे साथ, इसको महसूस करो, दिख जाएगा। आपके बॉयलर के बाहर जो स्टीम निकली थी, यहां से जो स्टीम बाहर निकली थी, सुपर हीट स्टीम, अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत ही कम मास की, बहुत ही कम मास की स्टीम आप यूज कर सकते हो सेम अमाउंट ऑफ टरबाइन वर्क लेने के लिए। कहने का मतलब है अगर आपको 200 किलो जूल वर्क चाहिए और आपको सिर्फ 10 kg पर सेकंड की स्टीम चाहिए, यह होगा केस नंबर 1। केस नंबर 2 मतलब दूसरा स्टीम प्लांट, इसमें भी आपको 200 किलो जूल का वर्क लेने के लिए 20 किलोग्राम पर सेकंड की स्टीम चाहिए। तो आपके लिए अच्छा पावर प्लांट कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ 10 किलोग्राम पर सेकंड की स्टीम से आप 200 किलो जूल का वर्क ले पाओगे, तो कम स्टीम से मेरा ज्यादा काम हो रहा है। क्लियर। तो ध्यान में रखना कि स्टीम रेट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टीम रेट कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, तो आप बोलोगे स्टीम रेट हमेशा कम होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। क्यों लोअर होनी चाहिए, अगर स्टीम रेट लोअर होगी तो एम डॉट मतलब मास फ्लो रेट, ये वाला, ये भी लोअर होगा। और ये लोअर होने का मतलब है कि कम मास फ्लो रेट से ज्यादा वर्क निकाल पाओगे। तो हमेशा स्टीम रेट कम होनी चाहिए और इसके ऑपोजिट हीट रेट क्या होनी चाहिए, हमेशा ज्यादा। क्यों, हम मतलब अगर मैं आपसे बात करूं स्टीम रेट
लेसर क्वांटिटी की होनी चाहिए, ठीक है। और सॉरी, वेरी सॉरी, हीट रेट की अगर बात करूं, हीट रेट होता क्या है, 1/एफिशिएंसी होता है। आप हमेशा चाहते हो एफिशिएंसी ज़्यादा हो, इट मीन्स हीट रेट हमेशा कम रहना चाहिए। तो अब अपने माइंड में ये मान के चलिए कि स्टीम रेट और हीट रेट ये दोनों की वैल्यू कम रहनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है स्टीम रेट इज रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ पे आएगा नेट वर्क डन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following contributes to the improvement of the efficiency of the Rankine cycle in the thermal power plant? ऐसी कौन कौन सी चीज है जिससे आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो? एफिशिएंसी को इम्प्रूव करवाना है रैंकाइन साइकिल में, तो हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। अब यहाँ पे आपके पास ABCD 4 ऑप्शंस हैं। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एफिशिएंसी को इम्प्रूव करवाने के मेथड क्या क्या हैं उन सभी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसे अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो कार्नोट की एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - T2/T1। क्लियर? यहाँ पे T2 क्या होता है, हीट रिजेक्शन, T1 क्या होता है, हीट एडिड। क्लियर? बट अगर रैंकाइन की बात की जाए तो रैंकाइन में एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T मीन। ध्यान में रखिए, टी मीन क्या होता है, ये टी मीन बहुत ईजी है। अगर हमारे पास ये प्रेशर कांस्टेंट की लाइन है, अभी तक हम इसी पे काम करते आए हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है पानी गर्म होना। तो बॉयलर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता है 4th पॉइंट से और यहाँ तक लेके आता है। यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट होती है और स्टीम बननी स्टार्ट होती है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फेस चेंज होता है, लिक्विड से स्टीम के फेस में कन्वर्जन होती है। अब कन्वर्जन के बाद इसके बाद सुपर हीट स्टीम बनती है कहीं यहाँ पे आके। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं, यहां पे देखिए बहुत ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अभी। अगर ये टीएस डायग्राम के अंडर बनता है और यहां पे आपका प्रेशर कांस्टेंट की ये लाइन है, यहां से चला यहां तक पहुंचा सेकंड, और यहां पे 3rd पॉइंट है और यहां पे हुआ 4th पॉइंट। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं हीट रिजेक्शन, तो आप बोलोगे सर ये है हीट रिजेक्शन, कितना, ये टेम्परेचर T2। क्लियर? अब T2 तो ठीक है, यहां से लेकर यहां तक T2 सेम है, बट T1 क्या लेंगे, ये T1 क्या लेंगे, क्योंकि हीट एडर यहां से होनी स्टार्ट हुई है और यहां तक गई है। हम इसको ले या इसको ले, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मेन ले लेते हैं, इन दोनों का मीन पॉइंट ले लेते हैं, ताकि हीट एडिशन हम मान के चलें कि मीन पॉइंट पे हुई है। अब इन दोनों का मीन पॉइंट कहीं यहां पे होगा, टी मीन। तो अब एक बात बताइए, अगर ये 1 पॉइंट और ऊपर चला जाए तो भी टी मीन और ऊपर आ जाएगा। क्लियर? और अगर T4 पॉइंट और ऊपर चला जाए तो टी मीन और ऊपर चला जाएगा। तो T4 और T1 हम ऊपर लेके जाएंगे, कहने का मतलब और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे ताकि टी मीन इंक्रीज हो। हम क्यों चाहते हैं टी मीन इंक्रीज हो, देखो, अगर हम टी मीन को इंक्रीज करवा देंगे तो ये पूरी टर्म कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और 1 में से जो टर्म माइनस होने वाली है अगर वो आपने छोटी कर दी तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारा मैक्सिमम ध्यान कहाँ रहना चाहिए कि टी मीन, जो टी मीन है उसे इंक्रीज करवाना है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, T2 को डिक्रीज करवाना है। अब T2 को डिक्रीज करवाओगे तो भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ाने के 2 तरीके हैं, T2 को डिक्रीज करवाओ, टी मीन को इंक्रीज करवाओ। अब T2 कहाँ है, T2 है ये वाला पॉइंट, इसको और नीचे ले जाओ, यहां वाली प्रेशर लाइन पे बना दो, तो T2 और नीचे हो जाएगा, क्योंकि अब T2 ये होगा। तो T2 जितना नीचे लेके जाओगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्लियर? अब यहां पे देखिए, एफिशिएंसी बढ़ाने का सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर आप इस प्रेशर लाइन पे काम कर रहे थे, अगर आप अपने कंडेंसर का प्रेशर डिक्रीज करवा दो, मतलब इस प्रेशर लाइन से नीचे वाली प्रेशर लाइन पे आ जाओ, तो क्या होगा, पहले आपका T2 था ये वाला पॉइंट, अब T2 क्या होगा, ये वाला पॉइंट। तो आपने T2 लोअर करवा दिया। ठीक है ना, कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर इस प्रेशर लाइंस में काम हो रहा था, इन प्रेशर लाइंस में काम हो रहा था, अब क्या करो, इसके नीचे प्रेशर लाइन और ले आओ। तो पहले यहां से लेकर यहां तक काम हो रहा था, अब और नीचे ले आओ। पहले T2 ये था, अब T2 होगा ये। क्लियर? क्योंकि टीएस डायग्राम पे पहले T2 ये था, अब T2 ये होगा, तो T2 लोअर कर दिया तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई।
तो क्या आंसर आएगा? लोअरिंग कर दिया जाए अगर कंडेंसर का प्रेशर तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। दूसरा, अगर हम इस पॉइंट पे थे और मैंने सुपरहीट और ज्यादा कर दिया, इस पॉइंट तक पहुंच गए, जैसे सुपरहीट और ज्यादा किया तो क्या हुआ? टी मीन बढ़ गया। क्योंकि अगर आप इसको मान के चलो, इस T3 को मान के चलो, इसका टी मीन कहीं यहां पे होगा। बट अगर आपने ये 3 पॉइंट ऊपर ले गए हैं और ज्यादा, तो टी मीन गारंटेड ऊपर उठ जाएगा। तो टी मीन ऊपर उठाने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि सुपर हीटिंग द स्टीम टू द हाई टेम्परेचर, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे उतनी टी मीन बढ़ेगी। क्लियर? तीसरा पॉइंट, अगर आप बॉयलर का प्रेशर बढ़ा दोगे फिर भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, अगर आपके पास ये प्रेशर था सबसे पहले, इस पॉइंट पे आप काम कर रहे थे और यहां पे था ये वाला पॉइंट, 4 पॉइंट यहां पे था, 1 पॉइंट यहां पे था, इसका टी मीन कहां होगा? कहीं इसके सेंटर में, इस पॉइंट पे टी मीन होगा। अब आपने क्या किया, अगर ये 5 बार का था, आप 10 बार पे चले गए। जैसे 10 बार पे गए, ये मान के चलो ये 10 बार का प्रेशर है। अब क्या किया आपने, TS डायग्राम में ये बार बनाई और आपने क्या किया, ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा, जितना टेम्परेचर ये था उतना ही टेम्परेचर ये रखा, बट प्रेशर बढ़ा दिया। यहां 5 बार था, यहां 10 बार कर दिया, तो यहां पे आपने प्रेशर बढ़ा दिया। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अब ये 4 पॉइंट भी आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट की लाइन तो ये वाली है। अब इसको मान के चलो, तो अगर T4 भी ऊपर आ गया, T4 ये वाला नीचे रह गया, अब T4 भी ऊपर आ गया और ये वाला टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा। अब खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपने ये टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऊपर कर दिया, तो ऑब्वियस बात है टी मीन और ऊपर चला जाएगा। ये कांस्टेंट है और T4 को ऊपर ले गए तो टी मीन ऊपर चला जाएगा, कहीं यहां पे आ जाएगा, और टी मीन बढ़ाने से क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ध्यान में रखिए 3 चीजें हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। क्या क्या? इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर, आप इसकी थ्योरेटिकल चीजें भी पढ़ सकते हो, मैंने लिख दिया यहाँ पे। दूसरी बात क्या बोलोगे सर? इंक्रीज कर दो आप, जो सुपर हीटिंग टेम्परेचर है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर दो। और लास्ट, कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज कर दो। इन तीनों बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एफिशिएंसी जो सुपर हीट रैंकाइन साइकिल की होती है वो ज्यादा होती है किससे? सिंपल से, बिकॉज सिंपल रैंकाइन साइकिल से ज्यादा एफिशिएंसी होती है सुपर हीट रैंकाइन साइकिल की। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा, अगर आप जितनी ज्यादा सुपर हीटिंग करोगे, पहले यहां था और ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाओ, जितना ऊपर लेके जाओगे उतना क्या होगा? टी मीन बढ़ेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इज हायर फॉर सुपर हीट। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पे पूछा गया है कि रैंकाइन साइकिल का सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किस में मिलती है? ध्यान में रखिए, कहीं भी आपको रीजनरेटर मिल गया ना, इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। क्यों नहीं होती वो अभी मैं आपको समझाता हूं। ध्यान में रखिएगा, रीजनरेटर की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है। यहां पे देखो, रीहीटर का काम क्या है? जो हमारा पहले बॉयलर था, टरबाइन था, कंडेंसर था, पंप था, 4 चीजें थी। अब इसमें क्या किया? एक छोटा सा टरबाइन और लगा दिया आगे, ये टरबाइन एक और लगा दिया। ठीक है, ये तो टरबाइन पहले से था, ये वाला टरबाइन एक और लगा दिया। अब किया क्या? यहां से जो हाई प्रेशर की स्टीम आई वो पहले इस टरबाइन के अंदर गई और इस टरबाइन से बाहर निकली। इसको बोलते हैं हाई प्रेशर टरबाइन, इसको बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन। क्यों बोलते हैं हाई प्रेशर? क्योंकि जैसे ही बॉयलर से स्टीम निकलती है उसमें तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, तो वो हाई प्रेशर। एक बार निकल गई, उसके बाद दोबारा से टरबाइन के अंदर गई तो लो प्रेशर टरबाइन। क्लियर? अब देखो, यहां पे बात ये होती है कि यहां से इस पॉइंट से जब आपने एक्सपेंशन करवाई, इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आप रीहीटर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ध्यान से देखो, अगर आपके पास इस पॉइंट पे एक पॉइंट था, क्लियर, और आपने इसको एक्सपेंड करवाया टरबाइन में। अब जैसे एक्सपेंड करवाया टरबाइन में, इस पॉइंट पे आके रुका। अब हमें पता है कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो 0.85 से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 15% वाटर और 85% स्टीम रहनी चाहिए मिनिमम। अगर आप इससे कम कर दोगे, कहने का मतलब अगर आप 80% स्टीम कर दोगे और 20% पानी कर दोगे तो आपके टरबाइन के ब्लेड्स खराब हो सकते हैं।
इरोजन हो सकती है, करोजन हो सकती है। तो आप क्या करते हो, सपोज करो आपको पता है अगर इस पॉइंट पे टच करवा दिया, इस पॉइंट पे टच करवा दिया तो 20% वाटर मिल जाएगा आपको। मान लो 1 मिनट के लिए कि इस पॉइंट पे टच करवा के 20% का पानी मिलने वाला था आपको, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन 80 रह जाती। अब जैसे ही यहां से आपने एक्सपेंशन करवानी स्टार्ट की, जैसे नीचे आते, यहां पे आते, तो यहां पे मान के चलो 75% ड्राइनेस फ्रैक्शन थी, 25% पानी था और 75% स्टीम थी। वो तो कभी रिकमेंडेबल होती नहीं है, आपको मिनिमम 85% की स्टीम को मेंटेन करके रखना है। तो आप क्या करोगे, अभी नीचे आने ही वाले थे, आप दोबारा से उसको हीटअप कर दोगे, दोबारा से हीटअप कर दोगे। किस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे पहले था, और यहां से फिर आप एक्सपेंड करवाओगे। तो इसके लिए आपने क्या किया, बॉयलर से, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाओ चीजों को। अगर आपको इस पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो इसको दोबारा रिपीट करो जो भी मैंने समझाया। बॉयलर से स्टीम निकलने के बाद टरबाइन के अंदर गई, यहाँ पे एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन होने का मतलब थर्ड पॉइंट अगर यहाँ पे है, ये थर्ड पॉइंट, यहाँ पे हो गई एक्सपेंशन टरबाइन के अंदर, तो एक्सपेंशन की वजह से ये आ गया नीचे इस पॉइंट तक। उसके बाद इसको दोबारा बॉयलर के अंदर भेजा, बॉयलर के अंदर भेजने पर ये और ज़्यादा हीटअप हो गई, हीटअप होके दोबारा से टरबाइन के अंदर गई। तो ये जो हीटअप दोबारा से हुई ये ऐसे दिखाई गई, यहां से लेकर दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखा दो 5th पॉइंट तक। अब यहां पे दोबारा से एक्सपेंशन होगी, दोबारा से एक्सपेंशन होगी, तो अब ये जब नीचे आएगा, इस पॉइंट तक आएगा, तो यहां पे आपको 90% स्टीम मिलेगी और सिर्फ 10% पानी मिलेगा। ये जस्ट मैं नंबरिंग बता रहा हूं, ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो रीहीट का सबसे अच्छा काम क्या है कि एक तो मॉइस्चर कंटेंट, देखो अगर आपकी स्टीम के अंदर पानी है तो आप बोलोगे उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट। आप नहीं चाहते मॉइस्चर कंटेंट को, क्यों? क्योंकि टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं अगर तो वेपर स्ट्राइक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट टरबाइन के ब्लेड में अगर पानी स्ट्राइक कर रहा है तो इसमें करोजन भी हो सकती है और ये इरोड भी हो सकता है। अच्छा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इरोड क्या होता है और करोड क्या होता है। देखिए करोड जो है इसका मतलब होता है करोजन लगना, केमिकली करोजन लगना। इरोड का मतलब क्या होता है, अगर आप इम्पिंजमेंट कर रहे हो, स्ट्राइक करवा रहे हो, पानी को लोहे के साथ स्ट्राइक करवा रहे हो तो उसमें छेद हो जाएंगे, छोटे छोटे होल हो जाएंगे, उसको बोला जाता है इरोड। क्लियर? तो रीहीटर का क्या काम है समझ में आ गया, मॉइस्चर कंटेंट को कम करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना। क्लियर? अच्छा, अगर मैं रीजनरेटर की बात करूं तो इसमें क्या होता है, ये उससे भी सिंपल है। टरबाइन के बाद हमेशा कंडेंसर आता था यहाँ पे, बट आपने एक चीज और लगा दी, ये ओपन फीड वाटर हीटर। इसमें क्या हुआ, टरबाइन की पहली स्टेज से या दूसरी स्टेज से हमने थोड़ी सी स्टीम बाहर निकाल ली। अच्छा, उस स्टीम में क्या होगा, टेम्परेचर होगा, उस स्टीम में टेम्परेचर होगा, इट मीन्स उस स्टीम में इंथैल्पी होगी, एनर्जी होगी। अब वो मैंने एक ओपन वाटर फीड वाटर हीटर के अंदर डाल दी, इसके अंदर। अब आप ये मान के चलो इस बॉक्स के अंदर स्टीम आ गई हाई टेम्परेचर वाली। क्लियर? अब कंडेंसर ने पानी निकाला और पंप 1 ने पानी को उठाया और इसके अंदर डाल दिया। होना क्या था, बॉयलर से उठा, सुपर हीट टरबाइन के अंदर गई, टरबाइन से कंडेंसर में गई, कंडेंसर से पंप में आई और पंप ने उठा के इसमें डाल दी। अब मैं अगर आपको बोलूं कि बॉयलर ने यहां से टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया और यहां तक टेम्परेचर को बढ़ाया, सुपर हीट बनाया, अगर बॉयलर के अंदर जाने वाला लिक्विड पहले से ही थोड़ा सा गर्म हो, पहले से ही थोड़ा सा गर्म हो, तो बॉयलर को कम काम करना पड़ेगा, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉयलर को फिर कम हीट देनी पड़ेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर बॉयलर के अंदर जाने वाला पानी पहले से हम थोड़ा सा हीटअप कर दें तो बॉयलर को कम काम करना पड़ेगा। उसी के लिए हमने ओपन फीड वाटर हीटर रखा है। कुछ नहीं करना, हमने कंडेंसर से जो पानी लिया वो पहले ओपन फीड वाटर हीटर में डाल दिया। जैसे इसमें डाला, यहां से जो गर्म हीट स्टीम की आ रही थी वो इस पानी को गर्म कर देगी। अब वो पानी पहले से ही थोड़ा सा हीटअप हो गया, हीटअप होने के बाद दूसरे पंप से अब दोबारा बॉयलर के अंदर डाल दो। तो जैसे बॉयलर के अंदर डाला वो पहले से ही थोड़ा सा हीटअप था। इसको अगर ग्राफ में दिखाना, कैसे दिखाएंगे, देखो ग्राफ में समझना और इजी है।
कैसे? फिफ्थ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट से आप पहले आओ सेवन्थ पॉइंट पे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इसके बाद डायरेक्ट ये पॉइंट आता है। आ गया ये पॉइंट, क्लियर? सेवन्थ पॉइंट के बाद क्या आता है? एक पंप जो कि इसको बॉयलर के प्रेशर तक पहुंचाएगा। मतलब सबसे पहले कंडेंसर ने क्या किया, यहाँ से हीटअप बाहर निकाली, तो आप इस पॉइंट पे आ गए, क्लियर? अब पंप को क्या काम करना था? पंप को यहाँ से पानी को उठाना था और इस प्रेशर तक भेजना था। बट अब क्या किया इसने? ओपन फीड वाटर हीटर ने यहाँ पे ये भी प्रेशर कांस्टेंट पे ही काम करता है। तो पंप 1 ने क्या किया? पंप 1 ने यहाँ का पानी उठा के ओपन फीड वाटर हीटर में डाल दिया। ये है ओपन फीड वाटर हीटर का प्रेशर। तो पंप 1 ने यहाँ से पानी उठाया और यहाँ पे डाल दिया, और ओपन फीड वाटर हीटर ने क्या किया? यहाँ से पानी को गर्म करना स्टार्ट किया 3 तक, यहाँ तक पानी गर्म कर दिया, और पंप 2 ने दोबारा से पानी को उठाया और बॉयलर के अंदर भेज दिया 4th पॉइंट पे। अच्छा, अब एग्जाम का क्वेश्चन क्या है कि ओपन फीड वाटर हीटर आपको सेंसिबल हीट देता है या लेटेंट हीट देता है? क्या बोलोगे आप? बोलोगे हमें ये सेंसिबल हीट देता है, क्योंकि 2 पॉइंट से लेकर 3 पॉइंट तक सेंसिबल हीट के थ्रू टेम्परेचर गर्म हुआ है। सेंसिबल हीट क्या होती है? जब हम हीट दें तो टेम्परेचर बढ़े। लेटेंट हीट क्या होती है? जब हम हीट दें और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, क्लियर? तो ये ओपन फीड वाटर हीटर है। ओपन फीड वाटर हीटर में ये जो यहाँ से स्टीम आई थी और यहाँ से जो पानी गया था, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। और अगर क्लोज फीड वाटर हीटर की बात करें ना, तो इसमें एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ से जो स्टीम आएगी वो सिर्फ पाइपलाइन के अंदर रहेगी, और यहाँ से जो पानी आएगा वो पाइपलाइन के बाहर रहेगा। तो इनमें मिक्सिंग नहीं होती है। क्लोज फीड वाटर हीटर में क्या होता है कि हमारी पाइपलाइन होती है और पाइपलाइन के अंदर में स्टीम निकल रही होती है और बाहर पानी होता है इसके। बस पानी इसकी हीट ले लेगा, इसके साथ मिक्स नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। बस क्लोज फीड वाटर हीटर में ये डिफरेंस है। इसीलिए पिछले और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इसमें इस पॉइंट से डायरेक्टली आपको ये बॉयलर वाले प्रेशर के साथ टच करवाना पड़ा। देखो ध्यान से, यहां से डायरेक्टली इस पॉइंट पे टच करवाना पड़ा। बट पिछले में क्या था? आप पहले एक में गए, यहां से इसमें गए, उसके बाद यहां से इसमें गए। सबसे पहले इस बात को थोड़ा सा बस ध्यान में रखना कि ओपन फीड वाटर हीटर में सबसे पहले आप इस प्रेशर से इस प्रेशर में गए, फिर पंप 2 ने इस प्रेशर से इस प्रेशर तक पहुंचाया। बट क्लोज में क्या होता है? आपको डायरेक्टली बॉयलर के प्रेशर तक जाना होता है, ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे अगर आपको पढ़ना हो कि ओपन फीड वाटर हीटर और क्लोज फीड वाटर हीटर में क्या डिफरेंस है, तो वो भी मैंने लिख दिया है, इसको आप देख सकते हो। डायरेक्टली एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और ये एक ऐसी डायग्राम बना दी जिसमें रीजनरेटर बहुत से लगाए हुए हैं, क्लियर? ये थोड़ी सी इसको एनालाइज जरूर कीजिएगा, बहुत सिंपल डायग्राम है ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए। किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 7018926067, क्लियर? तो आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल में बी एक्सपेक्टेड टू। अगर आप एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल की बात की जाए, अभी हमने पढ़ा कि 1 - T2 बाय T मीन होता है। अगर आप हीट रिजेक्शन को क्या करोगे? डिक्रीज करोगे, तो होगा क्या? ये पूरी टर्म डिक्रीज होगी, तो 1 में से छोटी टर्म माइनस होने वाली है, इसलिए एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन होगा ए, इंक्रीज विद डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, क्लियर? 15th क्वेश्चन, यहां पे आपसे ये पूछा है व्हेन अ फ्लूइड इज पासिंग इन स्टडी फ्लो through a porous plug in a duct under such condition that heat transfer, kinetic energy change, potential energy change is negligible, the process is called। अभी हमने पीछे पढ़ा थ्रोटलिंग के बारे में, क्लियर? कभी भी अगर आपके पास स्टडी फ्लो हो रहा है और एक पोरस प्लग के थ्रू आप जा रहे हो, हीट ट्रांसफर जीरो मान रहे हो, क्यों? क्योंकि हमने बड़ा एडियाबैटिक इन नेचर होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस, वर्क डन जीरो होता है, इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ये चीजें याद रखनी है थ्रोटलिंग की, ठीक है? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे हमें पता है ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी डज नॉट चेंज, क्योंकि एंथैल्पी तो कांस्टेंट रहती है, क्लियर?
विच ऑफ द फ्लोइंग इज अकर ड्यू टू रीहीट ऑफ द स्टीम। अभी हमने पढ़ा रीहीटर हमने अभी अब पढ़ा है ना कि यहाँ से सबसे पहले नीचे आना था, ये दोबारा रीहीट करवा के फिर अब ये नीचे आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इस रीहीटर का फायदा क्या है टीएस डायग्राम में? देखो, सबसे पहले ये यहाँ पे आ जाता अगर रीहीट ना करते। यहाँ पे आने पे ड्राइनेस फ्रैक्शन शायद 0.85 से नीचे चली जाती, मतलब 85% से कम स्टीम आपको मिलती। तो क्या करते, आपके ब्लेड इरोड हो जाते। तो अगर आपने रीहीटर लगा दिया है और यहाँ पे लैंड नहीं कर रहे हो नीचे, आप यहाँ से दोबारा ऊपर गए हो और यहाँ पे आके लैंड किए हो, तो यहाँ पे तो ज़्यादा है स्टीम, तो आप रिडक्शन इन ब्लेड इरोजन हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। इंक्रीज इन स्पेसिफिक आउटपुट गारंटीड मिलेगी, एफिशिएंसी गारंटीड इंक्रीज होगी। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। अभी पीछे हमने रीहीटर को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसी का क्वेश्चन था ये। ब्लेड इरोजन इन द स्टीम टरबाइन टेक प्लेस। ब्लेड में इरोजन किसकी वजह से होता है? अभी मैंने समझाया, स्टीम में जितना ज्यादा पानी होगा टरबाइन ब्लेड्स उतने ज्यादा खराब होंगे। तो आंसर क्या आएगा? ड्यू टू ड्रॉपलेट इन स्टीम। यहां पे आपसे पूछा है कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, हल्का सा टफ क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। इन द रैंकाइन साइकिल विद द मैक्सिमम स्टीम टेम्परेचर बीइंग फिक्स्ड फ्रॉम मेटलर्जिकल कंसिडरेशन बॉयलर प्रेशर इंक्रीजेस। कहने का मतलब यह है, ध्यान से देखना, जो टीएस डायग्राम का आप डोमेन देखते हो ना, कुछ ऐसा बनता है। क्लियर? ये है लोअर प्रेशर, ये है और ज़्यादा हाई प्रेशर, ये है और ज़्यादा हाई प्रेशर, ये है और ज़्यादा हाई प्रेशर। क्लियर? अच्छा, सपोज करो आप यहाँ पे थे, तो कहाँ लैंड करोगे आके? इस पॉइंट पे। सपोज आप यहाँ पे थे, कहाँ लैंड करोगे आके? इस पॉइंट पे। सपोज आप इस पॉइंट पे थे, कहाँ लैंड करोगे? इस पॉइंट पे। आफ्टर एक्सपेंशन की बात हो रही है, टरबाइन का आउटलेट, ये टरबाइन के आउटलेट की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, ये 5 बार का प्रेशर, ये 10 बार का प्रेशर, ये 15 बार का प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो जब आप लैंड करोगे ना यहाँ आके, यहाँ पे लैंड करोगे, तो क्या करोगे? आप उतनी क्वालिटी को डिक्रीज करते जा रहे हो। क्योंकि देखो, अगर लो प्रेशर था और तब लैंड किया आपने इस पॉइंट पे आके, तो यहाँ पे 90% मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.90 था, 90% स्टीम थी। अगर आपने अपने प्रेशर को बढ़ा दिया, अब लैंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85 की थी। अब और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, अब ड्राइनेस फ्रैक्शन 75% की थी। तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा, मतलब क्वालिटी ऑफ स्टीम आफ्टर द टरबाइन विल डिक्रीज। आंसर होगा बी। क्लियर? यहां पे आपसे पूछा गया है कि टीएस डायग्राम में ये बताइए, वेपर पावर साइकिल, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टीम एट द स्टार्टिंग ऑफ द टरबाइन एक्सपेंशन। टरबाइन की एक्सपेंशन की स्टार्टिंग कहां से होती है? यहां से। ये कौन सी पॉइंट है? ये आपको पता है, ये है सैचुरेटेड स्टीम। क्लियर? और सैचुरेटेड स्टीम कैसी होती है? सैचुरेटेड स्टीम वेट होती है, ड्राई होती है, क्या होता है? यहाँ पे आंसर आएगा ड्राई सैचुरेटेड। ध्यान में रखना, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? सैचुरेटेड स्टीम। इसी पॉइंट को आप बोलते हो ड्राई सैचुरेटेड। इस पॉइंट को क्या बोलते हो? सैचुरेटेड लिक्विड। यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलते हो? वेट स्टीम। ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। ये 20 क्वेश्चन है और इसमें बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। ऐसे आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसकी हेल्प से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ।